नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ जैस्मिन कौर। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनको कहते हैं दिल के डॉक्टर। हर घर में भारत में आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़रूरी है उन बीमारियों के बारे में जानना और उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाना। आज हमारे साथ बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर ईशांत सिंगला। ही इज़ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड रोबोटिक्स एंड मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। वेलकम टू द स्टूडियो सर। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। सर, जैसे कि मैंने बोला कि आप दिल के डॉक्टर हैं और इंडिया में स्पेशली हर घर में ही जो दिल के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड टुडे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट वाल्व डिसीजेस की, जो वाल्व की दिक्कतें हैं और उसमें क्या नई एडवांसमेंट आई हैं जिनसे वो ट्रीट हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि व्हाट इज हार्ट वाल्व डिजीज, ये क्या होती हैं? तो बेसिकली मैम, हमारा हार्ट एक पंप की तरह है जी। और उस पंप के अंदर 4 चैम्बर्स हैं जी। जिसमें से ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है। जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का जो बीच का दरवाज़ा है उसको हम वाल्व का नाम देते हैं। वो दरवाज़ा जब बंद होता है तो बैक फ्लो ऑफ द जो ब्लड है उसको बचाता है और आगे पंप के थ्रू ब्लड को पंप कर पाता है। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व्स होते हैं जी। माइटल, अयोटिक, ट्राइकस्पिड और पल्मोनल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट इज हार्ट वाल्व डिसीज? दिस इज द वाल्व। जब भी ये वाल्व्स या तो सिकुड़ जाते हैं जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, या इस वाल्व के अंदर लीकेज हो जाती है जिसके कारण हमारा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो एक नॉर्मल फ्लो में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, चाहे वो भर जाता है एक चैम्बर में ज़्यादा या दूसरे चैम्बर में कम जाता है, उसको हार्ट वाल्व डिजीज़ कहते हैं। और इसमें 2 ही तरह के डिजीज़ होते हैं, या तो वो वाल्व स्टेनोज्ड हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा जिससे आगे का फ्लो कम हो जाए, या उसमें लीकेज हो जाएगी जिससे अगर उसने 100 ml आगे भेजना है तो वो 100 की जगह 50 ml ही आगे भेज पाएगा। तो सर, जब ये प्रॉब्लम होती है तो हाउ डू अ पर्सन गेट्स टू नो कि मेरे वाल्व में कोई दिक्कत है? कैसे सिम्टम्स होते हैं इसके? कुदरत का बहुत अच्छा तरीका है हमारे को पहले आगाह करने के लिए। तो जब भी किसी को हार्ट वाल्व की दिक्कत होगी, पेशेंट को सबसे पहले सिम्टम्स आएंगे जिनको हम कहते हैं सांस का भरना। तो अगर पेशेंट चलने फिरने से, बैठने से, उठने से या अपने रोज़मर्रा के काम करने से, जैसे नहाने से, धोने से, कपड़े पहनने के वक्त अगर उसको सांस में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल रूटीन में जो सांस नहीं चढ़ता था वो चढ़ने लग गया है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सांस चढ़ना। दूसरा सिम्टम है कि पेशेंट को चलने फिर इन्हीं सब कामों में करने से या चलने फिरने से उसको छाती में दर्द हो रहा है, वो एक अनदर सिम्टम है। या नॉर्मली अगर हम बेड पे लेटे हुए हैं या बैठे हैं, उसको अपनी दिल की धड़कन का पता लग रहा है, धक धक उसको आवाज़ सुन रहे हैं जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, वो भी एक तरह का सिम्टम है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं, हैवी खाना खा लेते हैं और उसके बाद भी हमारे को कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि हार्ट एक पंप है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और उसमें इतनी क्षमता नहीं है तो वो आपको एक सिम्टम देगा। तो ज़्यादा खाना खाने से भी अगर आपको दिक्कत हो रही है सांस में या कोई छाती में दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, ये भी एक हार्ट का सिम्टम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम, चलते चलते कभी या घर में अगर हम कोई हिस्ट्री देता है कि मुझे बैठे बैठे चक्कर आ गया या एकदम से बेहोश हो गया कुछ सेकंड्स के लिए, ब्लैकआउट हो जाना, नॉर्मली हम माइग्रेन में भी देखते हैं, लेकिन ये भी एक हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो अयोटिक वाल्व के स्टेनोसिस के कारण देखा जाता है। सर, जैसे 4 चैम्बर्स हैं, जिस भी चैम्बर में दिक्कत होगी तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे या सेम कॉमन सिम्टम्स होते हैं? नहीं, ये जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं वो तकरीबन सारे चैम्बर्स के लिए सेम होते हैं। अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है कि किसी भी वाल्व के खराब होने के कारण हमारा ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा, तो ब्लड फ्लो अगर लंग्स को नहीं पहुंच पा रहा तो सांस में दिक्कत होगी। ब्लड फ्लो अगर ब्रेन को नहीं पहुंच पा रहा तो वो ब्लैकआउट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो अगर किडनी को नहीं पहुंच पा रहा तो किडनी में यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इन सब ऑर्गन्स के भी फेलियर स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। इंडिया में देखा जा रहा है कि यूजुअली हम हर घर में सुनते हैं, मदर्स आर सेइंग, एल्डर्स आर सेइंग कि बहुत सांस चढ़ रही है, मैं थक रही हूँ बहुत ज्यादा। कितना कॉमन हो गया है हमारे देश में हार्ट वाल्व डिसीज? आपने एक बहुत अच्छी बात की कि फैटीगनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आप नॉर्मली इतना नहीं थकते थे और आप फिट हैं बॉडी वाइज, आप अपनी डाइट अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सांस चढ़ रहा, थकावट हो रही है, सो कार्डिक कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दैट। और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में अराउंड 75 मिलियन ऑफ पीपल हार्ट वाल्व डिजीज से जूझ रहे हैं और तकरीबन 3-3.5 लाख एनुअली डेथ्स होती हैं
हार्ट वेल्व के कारण भी। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी मेन इंडिकेटर ऑफ बैड हेल्थ। तो सर कौन सा एज ग्रुप मेजरली अफेक्टेड है इससे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडिया में, खासकर वर्ल्ड के इस पार्ट में, एशिया में, हार्ट वेल्व दो तरह के खराब होते हैं। एक तो होता है रोमैटिक हार्ट डिजीज़, एक होता है डीजनरेटिव हार्ट डिजीज़। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि आपको बचपन में जब बच्चों को बुखार होता है, गला ख़राब होता है, उनको जॉइंट पेन होती है और उसके कारण उनको फीवर आता है, जिसको हम रोमैटिक फीवर कहते हैं। अगर हम उस टाइम पे उस बच्चे को अच्छे से इलाज नहीं देते, लोग ज़्यादातर कई बार हम अपने घर में इलाज कर लेते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते, पीडियाट्रिशियन को नहीं दिखाते, अगर वो डायग्नोज कर लेता है रोमैटिक फीवर को और ट्रीट कर लेता है, तो वो आगे 30-40 साल की उम्र में जो वेल्व ख़राब करने वाला बैक्टीरिया था, जिसने उस टाइम पे गला ख़राब किया है, वो जाके हमारे दिल में छुप के बैठ जाता है और 30-40 साल की उम्र में जाके वही बैक्टीरिया, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे हार्ट के वेल्व को ख़राब करता है। तो बेसिकली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो बचपन से ही ज़्यादातर, आप किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री हम लेंगे, वो ज़रूर आपको ये हिस्ट्री देगा कि बचपन में मेरा बहुत गला ख़राब होता था, बुखार होता था, जॉइंट पेन होता था। दूसरा है डीजनरेटिव हार्ट वेल्व डिजीज़। डीजनरेटिव का मतलब एक उम्र के हिसाब से, आप जब बूढ़े होते हो कि अपना टिश्यू हमारा थिकन्ड होता है, कैल्सिफाइड होता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ है कंजेनिटल प्रॉब्लम। मतलब आपको जमांदरू, एक हमारा अगर वेल्व है उसमें 3 लीफलेट होते हैं जो काम करते हैं। अगर किसी में आयोटिक वेल्व में 2 लीफलेट हैं, तो अगर आप एक समझ लो कि एक पंखा जिसमें 3 पर होने चाहिए, उसमें 2 हैं, तो उनको 3 वालों को कम काम करना पड़ता है, 2 को 3 के बराबर काम करना पड़ेगा। तो जो चीज़ 70 साल में खराब होनी थी, वो 30-35 साल में खराब हो जाती है। तो ये भी एक कारण है। यू हैव टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कि बुखार होता है और हम उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वी अंडर एस्टिमेटेड कि पैरासीटामोल खा लो या इट्स फाइन, पट्टियां रख दे दी हैं कि ठीक हो जाएगा। दिस इज तो वेरी स्ट्रेंज कि आपका गला खराब हुआ और आज से कुछ साल बाद इट्स गोइंग टू बी एन हार्ट डिजीज। सो वी कॉल्ड इट अ रोमैटिक फीवर। उसको बच्चों को डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बचपन में वो डायग्नोज हो जाए तो आप बड़ी हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। सर आप सबसे पहले ट्रीट करने से पहले उसको डायग्नोज करना होता है ना, वॉल्व डिजीज को, तो वो डायग्नोसिस का क्या प्रोसेस है, कैसे डायग्नोज करते हैं? अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको ये सिम्टम्स होंगे, ऑब्वियसली बात है पेशेंट हमारे पास तभी आएगा अगर उसको कोई दिक्कत होगी। तो अगर वो दिक्कत के साथ आ रहा है तो हम उनको क्लिनिकली एवेलुएट करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। कोई भी अगर हार्ट का वेल्व खराब है तो उस पर हम एक मर्मर साउंड होती है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर हमें वो डायग्नोसिस में लगता है तो नेक्स्ट इवैल्यूएशन के लिए हमारे इकोकार्डियोग्राफी होती है, जिसमें हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं, और हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। आप इकोकार्डियोग्राफी कराते हो, उसमें आपको हार्ट के सारे वेल्व्स के बारे में नॉलेज आ जाती है। ECG? नो, इट इज नॉट ECG, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी। एक तरह से अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, 2D इको हम करते हैं। उसको अब एक प्रोब होता है, अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन होती है, यहाँ रख के हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आपको हार्ट का फंक्शन दिख जाता है कि वेल्व लीक है या वेल्व सिकड़ा हुआ है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, उसके चैम्बर्स छोटे हैं, बड़े हैं। सो इट इज 2D इको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल फॉर हार्ट वेल्व डिजीज। प्लस ECG एक एडिटिव टूल है, उसमें भी अगर हमारे को पता लगता है हार्ट का चैम्बर बड़ा हो, उसमें भी चेंजेस आएंगी। सो वी कैन ऑल्सो डायग्नोज ऑन ECG। प्लस CT एंजियोग्राफी होती है, CT स्कैन्स होते हैं चेस्ट के, उनमें भी हमारे को कार्डियोमायोपैथी, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, उसमें भी हमारे को कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट के चैम्बर बड़े हुए हैं। बट हार्ट वेल्व डिजीज के लिए अगर आप मुझसे एकमात्र टेस्ट पूछेंगे, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस टेस्ट से सारा पता लग जाता है कि इट्स रिलेटेड टू वेल्व्स। यस। सो व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर, इफ कोई भी हार्ट की डिसीज है, द फर्स्ट थिंग दे सजेस्ट यू इज ECG. So how it is, मतलब it's the basic test we do. So how it is different from the test you have suggested? So basically मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम पहले उसको क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं। सो क्लिनिकली इवैल्यूएट करने पे हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट किस कैटेगरी का डिजीज उसको है, वेदर इट इज अ वैल्वुलर हार्ट डिजीज, वेदर इट इज अ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। तो हम उसके हिसाब से ही पेशेंट्स को टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बट एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट्स में ओवरऑल हार्ट की पिक्चर देखने के लिए ECG, एक्सरे एंड 2D इको एक बेसिक टेस्ट है जो हम करवाते हैं। और ब्लड टेस्ट में भी हम ये देखते हैं कि एक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, लिपिड प्रोफाइल करवाना हमारे लिए ज़रूरी है।
तो ये 2-3 चीज़ें जो है बेसिक टेस्ट आते हैं एक हार्ट के पेशेंट के लिए। तो ये तो हो गया सर इवैल्यूएट करना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ट्रीटमेंट, कि अगर आपको वेल्व की दिक्कत आ गई है तो उसको ट्रीट करने की क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? सो वैल्वुलर हार्ट डिजीज अगर ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन बी फैटल। तो इट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉब्लम जिसको मैकेनिकली ही डील किया जाता है। मेडिसिन इसका इलाज नहीं है। मेडिसिन से आप सिर्फ डिजीज को डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट वाइज, कि आप आज ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते लेकिन आप थोड़ी देर बाद रुक के लेना चाहते, दैट इज योर चॉइस। सो देयर इज नो मेडिसिन फॉर नो यू कांट। आप उल्टा मेडिसिन लेने से अगर आप सी डिजीज की कैटेगरी है माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। अगर इफ यू आर इन अ कैटेगरी ऑफ माइल्ड डिजीज, हम कोई भी अगर किसी पेशेंट का कार्डियक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ AHA गाइडलाइंस। AHA गाइडलाइंस वर्ल्ड वाइज बिल्कुल सेम होती है, आप चाहे यहाँ इलाज कराएं चाहे अमेरिका में कराएं, वो उसी गाइडलाइंस को हर एक कार्डियक सर्जन फॉलो करता है। सो उस AHA गाइडलाइंस के हिसाब से अगर पेशेंट सिवियर कैटेगरी में बैठता है तो डेफिनेटली ही नीड्स अ सर्जरी। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में बैठता है सो वी स्टार्ट विद मेडिकेशंस, उनके इलेक्टिवली उनकी दिनचर्या को ठीक किया जाता है एंड इलेक्टिवली उनको प्लान करके जब वो सिवियर कैटेगरी में आते हैं तब तक हम उनको ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं। पहले ज़माने में मोर्टेलिटी रेट वाट वेरी हाई, बट आज लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, सर्जिकल टेक्निक्स भी बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं, एक्सपीरियंस सर्जन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इसीलिए हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं वैल्व के पेशेंट्स में। अब इसके 2 या 3 तरह के तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल कार्डियक सर्जरी जो हम करते थे, छाती में एक बड़ा चीरा लगाना, उसकी हड्डी को काटना और हनुमान जी की तरह छाती खोल के पेशेंट को ऑपरेट करना, हार्ट लंग मशीन पर डाल के हार्ट को स्टॉप करके और उसके वैल्व को ट्रीट करना। बट आज के टाइम पे मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है जो एक लेटेस्ट टेक्निक है, और रोबोटिक कार्डियक सर्जरी है वो भी एक लेटेस्ट टेक्निक है, जिसके द्वारा कार्डियक सर्जरी में एक रेवोल्यूशन आया है। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है, पेशेंट का ब्लीडिंग बहुत मिनिमल है, पेशेंट का पेन पोस्ट ऑपरेटिव बहुत मेन है। एक ट्रेडिशनल सर्जरी में पेशेंट जहां 3 से 4 दिन आईसीयू में रहता था, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करके 10 दिन में छुट्टी होती थी, और घर जाने के बाद भी उसके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि सीधी करवट लेके सोना है, आपने करवट नहीं लेना है, सीधा सोना है बेड पे, आपको भारी सामान नहीं उठाना है, आपको गाड़ी नहीं चलानी है, आपको दिन में घर में ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर। ये 3 से 4 महीने तक चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। बट आज के टाइम पे मिनिमल इन्वेजिव और रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में एक तो कट 2 से 2.5 इंच का लगता है, सेंटर में नहीं लगता, साइड में एक बिना हड्डी को काटे रिब्स के स्पेस के बीच में से हम एंटर करते हैं चेस्ट में। लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा और ब्यूटीफुल 3D कैमरा के द्वारा हम इस सर्जरी को ऑपरेट करते हैं। पेशेंट सेम डे वेंटिलेटर से ऑफ होता है, अगले दिन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है सारा डी-लाइन करने के बाद, और पेशेंट पोस्ट ऑफ डे सेकेंड डे से ही अपना चलना फिरना खाना पीना बहुत इंडिपेंडेंटली करता है। हमारी तो टैगलाइन ही ये है कि 7 से 10 दिन में पेशेंट जब हमारे पास फर्स्ट फॉलोअप में आता है, पेशेंट अपनी गाड़ी खुद चला के आता है। और मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के बाद हमारा कोई भी पेशेंट व्हील चेयर पे नहीं जाता, सब पेशेंट्स चल के सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं घर अपने। सो ये उतना ही इजी हो गया जैसे बॉल ब्लैडर हो गया आजकल की, उसको भी आप दूरबीन से निकाल रहे हैं। सो सेम इज गोइंग फॉर हार्ट कि अब उसमें भी इतना छोटा कट। इफ आई गो टू द वर्ड लाइक मिनिमल इन्वेजिव, की कम से कम तरीके से छोटा कट लगा के इन्वेड किया जा रहा है हार्ट में। या सो बेसिकली हार्ट इज समथिंग कि जिसको लेके सब लोग बहुत ही सीरियस होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और दिल का रोग आ जाए तो बंदा वैसे ही आधा नर्वस हो जाता है कि हम रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में मिनिमल इन्वेजिव से भी एक नेक्स्ट स्टेप आ गया है। मिनिमल इन्वेजिव में पेशेंट को 3 से 4 दिन में हम छुट्टी करते हैं, 7 दिन में 10 दिन में वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में जाता है। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में जो कट होता है वो 1 सेंटीमीटर तक ही सीमित हो जाता है, और पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है बाय इवनिंग, और पेशेंट 3 से 4 दिन से अपने काम पे जा सकता है। So that is revolutionary actually. Now you are making it so easy कि आपका आज ऑपरेशन हुआ, कल आप घर गए and you're fine, you're working. Yeah. So this is majorly prevalent, not so prevalent in North. Yeah. Like मुझे लगता है कि ये बहुत कम hospitals में है अभी तक, है ना? Yes. So how have you brought it here? So I have done a fellowship in robotics and minimal invasive cardiac surgery. Okay. My teacher is respected Dr. Satyaki Nambala sir. Okay. So he is world's #1 minimal invasive
cardiac surgeon, globally highest number in the world. Okay. So I have been trained. I am his first fellow. Okay. So I was trained in Bangalore under him. So after training मुझे अपने जगह पे वापस आना था और वही फैसिलिटीज़ अपने यहाँ के लोगों को देनी थी. तो इसीलिए हमारा यही है कि इस एरिया में हम 2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और विद इन 2 years वी हैव डन अ नंबर ऑफ मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी और इट इज़ वेरी रूटीनली डन नाउअडेज. और हमारे सब पेशेंट्स बहुत खुशी खुशी घर जाते हैं. जी सर, इफ आई टॉक अबाउट जेंडर बेसिस लाइक कि मेन एंड विमेन बोथ बॉडीज जो दोनों हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो क्या ऐसा है कि वॉल्व डिजीजेस में भी डिफरेंस है कि हाउ मेन आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस डिजीज इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ विमेन आर बीइंग अफेक्टेड? आज के टाइम पे वो जो डिफरेंस था बहुत कम होता जा रहा है. पुराने ज़माने में बेसिकली मैम अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी, जिसमें हम स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, और ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. इसलिए पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे कि मेल्स ज़्यादा इन डिजीज़ से सफ़र करते थे, आज भी हैं, बट आज के टाइम पे फीमेल्स का नंबर भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है बिकॉज फीमेल भी इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं. या फिर स्ट्रेस हो गया है, वर्किंग फीमेल्स हो गई हैं, वही सेम जो मेल के ऊपर स्ट्रेस आता था आज के टाइम पे फीमेल्स के भी उतना स्ट्रेस है. और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, वॉकिंग पेशेंट्स की कम हो गई है. ये जो कुछ कॉमन फीचर है, गलत खाना खाना और एक्सरसाइज मत करना, फिजिकल एक्टिविटी, आजकल फीमेल्स भी घर में उतना काम नहीं करती हैं जितना पहले करती थी. मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है. सो डेफिनेटली अभी भी मेल ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, बट ये क्राइटेरिया धीरे 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 समवट कम होता जा रहा है और एवरीबडी इज वेरी इक्वली इफेक्ट होते जा रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स. So coming back to minimal invasive cardiac surgery, I am finding this name very positive. So sir, actually I want to know कि how it is different from open heart surgery. Basically हमें ये तो समझ आ गया कि उसमें छोटा कट लगा रहे हैं हम, जल्दी रिकवर हो रहा है, but the benefits कि क्या इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इकोनॉमिकल है क्या ये, I want to know about that. सो मैम कार्डियक सर्जरी आपको एक बात समझानी ज़रूरी है सब दर्शकों को कि कार्डियक सर्जरी बिल्कुल सेम है. कार्डियक सर्जरी में कोई चेंज नहीं है, चाहे आप ओपन बड़े चीरे से करते हैं छोटे चीरे से. इट इज़ ओनली द टेक्निक हाउ यू एंटर द चेस्ट. चेस्ट में अंदर हार्ट के पास तक पहुंचने का जो जरिया है, पहले हम छाती को फाड़ के करते थे, पूरा खोल के ओपन करके करते थे, हड्डी को काट के. अब हम लंबे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा चेस्ट के अंदर एंटर करते हैं और उन्हीं के द्वारा सेम सर्जरी को हम परफॉर्म करते हैं. तो एक तरह से जो कार्डियक सर्जरी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो तो है ही, लेकिन हम एक जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इस चेस्ट की जो हमारी मेन स्टर्नम है, इसको काटना, जिससे बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा एक सर्जिकल ट्रॉमा होता है. इट इज़ लाइक कि किसी ने एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक कर दिया तो इमरजेंसी क्रिएट होगी. तो बॉडी के लिए जब भी हम एक चेस्ट को काटते हैं, बिकॉज ये हमारा सारे रिब केज को होल्ड करके रखता है, ब्रीदिंग सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है. सो इस रिब केज को जैसे ही आप काटते हो तो एक बॉडी के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी क्रिएट होती है. बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन के चांसेस, एक तरह से एक कवच है हमारे हार्ट के आगे. तो जब आपने कवच खोल दिया तो इट इज़ वेरी रिस्की, इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है. तो बल्कि उस कॉम्प्लिकेशन को हम बचाते हैं और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बाकी सारी सर्जरी सेम है, लेकिन चेस्ट को ना खोलना और छोटे कट से करने में ही रिकवरी में इतना डिफरेंस है. जिस एक पेशेंट को बड़े चीरे से करने द्वारा 6 महीने लग जाते हैं एक बैक टू नॉर्मल रूटीन आने में, वो पेशेंट 10 दिन के अंदर वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता है. सो छोटे चीरे के द्वारा एक तो पेन बहुत मिनिमल होती है, तो सबके आगे मैं मिनिमल लगाऊंगा. मिनिमल पेन, मिनिमल ब्लड लॉस, मिनिमल हॉस्पिटल स्टे और मिनिमल सर्जिकल ट्रॉमा. तो और अगर आप इकोनॉमिकली पूछे, डेफिनेटली इट इज़ एन एडवांस सर्जरी. इसके लिए आपके बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये स्किल है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्निक है. बट स्टिल इस रीजन में अगर आप हमसे पूछें तो वी आर डूइंग इट वेरी इकोनॉमिकली इन नॉमिनल जो एक ओपन सर्जरी की चार्जेस होते हैं, जस्ट बिकॉज हम अपने इस एरिया को बेनिफिट देना चाहते हैं. तकरीबन उसी नॉमिनल प्राइस में everybody is doing minimal invasive cardiac surgery.
So you are also heading the robotics. Yeah. So robotics and this minimal invasive surgery, how are they different? Robotics is an interesting term and when it comes to medical, it makes it more interesting. So I want to know, मुझे लगता है सभी जानना चाहते होंगे कि what is this robotics term in medical history? So लोगों को ज़्यादातर ये मिथ रहता है कि रोबोटिक्स पे रोबोट ही ऑपरेट करेगा और डॉक्टर का कोई काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोबोटिक सर्जरी भी एक मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है और उसका एक नेक्स्ट लेवल है। ओके। सो जिसमें हम ओपन सर्जरी जो 15 सेंटीमीटर का इंसिजन था वो मिनिमल इन्वेजिव में 5 सेंटीमीटर पे आ जाते हैं और रोबोटिक सर्जरी में वही इंसिजन 1 to 1.5 सेंटीमीटर पे आ जाता है। और उसमें जो रिब स्पेयरिंग होती है मिनिमल इन्वेजिव में, उसमें हम रिब्स को चौड़ा करते हैं और जिसके कारण पेशेंट को थोड़ी सी पेन रहती है। रोबोटिक्स में नहीं, मिनिमल इन्वेजिव में। अच्छा। और बड़ी सर्जरी में तो हम हड्डी को काट ही देते हैं। छोटी मिनिमल इन्वेजिव में हम सिर्फ रिब्स को स्प्रेड करते हैं, उनको काटते नहीं है और सर्जरी के बाद वापस उस प्लेस पे आ जाती हैं अपनी। ओके। रोबोटिक्स में हम स्प्रेड भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ 8 mm के होल्स करते हैं जिसके थ्रू हमारी रोबोटिक आर्म्स एंटर करती है। डॉक्टर साथ में कंसोल एक होता है जिससे वो कंट्रोल करते हैं उन आर्म्स को। एक तरह से वो डॉक्टर्स की आर्म्स होती हैं, तो उन्हीं आर्म्स को वो रोबोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं एंड इट इज़ लाइक डूइंग अ सर्जरी द सेम वे। सो आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हमारे व्यूअर्स को भी इतना सारा अच्छा कंटेंट पता लगा है उस बीमारी के बारे में जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स डोंट टेल एनीबडी कि मुझे दिल में कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो जिंदा भी बचूंगा या नहीं। सो आई वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पीपल वॉचिंग, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको आप एक मैसेज ज़रूर दीजिए इस हार्ट वॉल डिजीज़ के बारे में, सर्जरी के बारे में। मेरे दादाजी बहुत मुझे बचपन से यही कहते आए हैं कि ज़िंदगी जैसे हो गुजारी जाए पर कैसे भी हो ये बाजी ना हारी जाए। अपने हार्ट के लिए आप टाइमली उसको चेकअप कराएं, डायग्नोज कराएं। हर चीज़ अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्निक्स द्वारा इलाज अवेलेबल है। जो चीज़ लाइलाज है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ का इलाज है और बहुत लेटेस्ट टेक्निक और एडवांस इलाज है, प्लीज़ उसको टाइमली चेकअप कराएं और एडवांस टेक्निक के द्वारा अपना इलाज लीजिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशांत, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को हार्ट वॉल डिजीज़ के बारे में जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उससे भी ज़्यादा जो हमें सिम्टम्स के बारे में पता चला है, ट्रीटमेंट के बारे में पता चला है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी जानकारी जो है इन सब बातों से मिली होगी। मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी एक रेवोल्यूशन लेके आई है मेडिकल साइंसेज में। सो अगर आप में से कोई भी जिसको वॉल के रिलेटेड कोई दिक्कत है, प्लीज अपना चेकअप करवाएं, प्लीज डॉक्टर को जाके मिलें, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।